नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। चारधाम यात्रा से पहले 24 अप्रैल को प्रदेश भर में विभिन्न जगहों पर होगी मॉक ड्रिल। आपदा प्रबंधन क्षमता को परखने के लिए किया जा रहा आयोजन। सभी विभागों की तैयारी और IRS प्रणाली पर रहेगा फोकस। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा से पहले सेना ने की ट्रैक मार्ग की रेकी। 6 किलोमीटर मार्ग पर 2 से 7 फीट तक जमी बर्फ हटाने का अभियान शुरू। सेना, ट्रस्ट और प्रशासन मिलकर तैयारियों को दे रहे अंतिम रूप। और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने की चारधाम यात्रा तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों को उत्तराखंड पुलिस ऐप पर रियल टाइम अपडेट और कंट्रोल रूम जल्द शुरू करने के निर्देश। कहा, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और पुलिस कल्याण पर मिशन मोड में काम करें अधिकारी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 24 अप्रैल को चारधाम यात्रा को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल को सफल बनाने के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें चारधाम यात्रा से जुड़े सभी जनपदों के अधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। NDMA के सीनियर कंसल्टेंट सेवानिवृत्त मेजर जनरल सुधीर बहल ने मॉक ड्रिल के आयोजन और संचालन को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन किसी एक व्यक्ति या विभाग का कार्य नहीं है, बल्कि इसमें सामूहिक सहभागिता जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य सभी हितधारकों को एक मंच पर लाकर आपदाओं का सामना करने के लिए उनकी क्षमताओं और तैयारी को परखना तथा उनमें वृद्धि करना है। IRS यानी घटना प्रतिक्रिया प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसे अपनाकर प्रभावी तरीके से आपदाओं का सामना किया जा सकता है। IRS में सभी अधिकारियों और विभागों के कर्तव्यों एवं दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल में SDRF, NDRF, पुलिस, अग्निशमन विभाग व अन्य फोर्सेस के अधिकारी ऑब्जर्वर की भूमिका निभाएंगे। इस मॉक ड्रिल का संचालन USDA में स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से किया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड पुलिस मोबाइल ऐप पर चारधाम यात्रा से संबंधित रियल टाइम अपडेट, इमरजेंसी हेल्पलाइन और रूट अपडेट जैसी सुविधाएं तुरंत शुरू की जाएं। उन्होंने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। देहरादून स्थित सरदार पटेल भवन के सभागार में करीब 6 घंटे लंबी चली बैठक में 13 जिलों के पुलिस कप्तान, STF, फायर, SDRF और IRB के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस महानिदेशक ने बैठक में साफ किया कि गढ़वाल रेंज कार्यालय का कंट्रोल रूम चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हर हाल में चालू हो जाना चाहिए। उन्होंने ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के साथ अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। इस मौके पर अपर पुलिस महानिदेशक V मुरुगेशन ने बैठक में वांछित व इनामी अपराधियों, लंबित विवेचनाओं और वारंट तामीली जैसे मामलों का तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया। पुलिस महानिदेशक सेठ ने कहा कि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय खुफिया तंत्र को सक्रिय किया जाए और थानावार समीक्षा कर जवाबदेही तय की जाए। साथ ही लंबित मामलों की जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए। बैठक में आगामी 3 महीनों का फोकस प्लान भी सभी शाखाओं से मांगा गया, जिससे आने वाले समय में पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत की जा सके। साथ ही महिला सुरक्षा, तकनीक आधारित जांच और नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। उन्होंने फिट उत्तराखंड अभियान के तहत सभी पुलिसकर्मियों के लिए हेल्थ चेकअप, योग, तनाव प्रबंधन कार्यशाला और संतुलित जीवन शैली पर कार्य करने के निर्देश दिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात जवानों व सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का निर्णय भी लिया गया। महिला पुलिस बल को दक्ष बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण, मातृत्व सुविधाओं और समान अवसर सुनिश्चित करने की योजना साझा की गई। DGP सेठ ने अधिकारियों से मिशन मोड पर काम करने, गुणवत्ता और समयबद्धता पर फोकस करने को कहा। 25 मई से शुरू होने वाली श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। भारतीय सेना ने गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब तक 6 किलोमीटर लंबे ट्रैक मार्ग का जायजा लिया। मार्ग वर्तमान में 2 से 7 फीट तक बर्फ से ढका हुआ है। यह बर्फ मुख्य रूप से घांघरिया से हेमकुंड साहिब के बीच है। सेना की 25 सदस्यीय पहली टुकड़ी गोविंद घाट पहुंचकर घांघरिया में बर्फ हटाने का कार्य शुरू करेगी।
अटलकोटी ग्लेशियर की स्थिति विशेष चिंता का विषय है, जहां 30 फीट तक बर्फ जमा है, जबकि छोटे अटलकोटी ग्लेशियर में 10 फीट बर्फ है। यात्रा मार्ग पर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के सेवादार और रसोइये भी सेना के साथ शामिल हैं। हाल ही में गोविंद घाट पुल के गिरने की घटना ने यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में चिंता पैदा कर दी थी। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा को फोन कर 30 टन क्षमता वाले वैकल्पिक पुल के निर्माण का आश्वासन दिया। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि यह पुल तीव्र गति से निर्माणाधीन है और अप्रैल के अंत तक पूरा होने की संभावना है। श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सहयोग करें और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बनाए रखें। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल निगम द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे दीर्घकालिक योजनाएं बनाएं ताकि लाभार्थियों को लंबे समय तक उनका लाभ मिल सके। कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में के दौरान मंत्री जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गंगोल, पंडितवाड़ी, गजियावला, विलासपुर, कांडली, सिगली, बिष्ट गांव समेत विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे पेयजल कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। मंत्री ने अधिकारियों को जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में गंभीर प्रयास करने की बात कही। देहरादून जिला प्रशासन बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निर्बलों, असहायों, दिव्यांगों और आमजन के हितों के प्रति संवेदनशील है, जिसके नतीजे भी नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने नौकरी के लिए दर दर भटक रही पढ़ी लिखी BCA डिग्रीधारी दिव्यांग महिला गरिंदर को विभागीय अधिकारियों की मदद से एक संस्था आसरा में डेटा प्रोग्रामर की नौकरी दिलाने में मदद की है। वहीं माता पिता की मृत्यु के उपरांत किश्त भरने में असमर्थ बहन भाई अदिति व आदित्य का 50,000 रुपए का ऋण जिलाधिकारी ऑफिस द्वारा जमा किया गया। इसके अलावा आर्थिक सहायता के लिए भटक रही एकल महिला को भी 3,000 रुपए की आर्थिक मदद की गई है। जन दिवस कार्यक्रम में लगातार कई तरह की समस्याएं जिला प्रशासन के सामने आती हैं, जिनका त्वरित समाधान भी किया जा रहा है। हमारे जितने पब्लिक इंटरेक्शन होते हैं, तो पब्लिक इंटरेक्शंस में हमारे जन सुनवाई में या हमारे फील्ड विजिट्स में ऐसे बहुत सारे प्रकरण प्रकाश में आते हैं कि इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो गई हैं या फैमिली ट्रेजेडीज़ हो गई हैं, और कोई ऐसा एक बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है फैमिली के ऊपर या इंडिविजुअल्स के ऊपर कि जिससे उनको बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। उनके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है, उस कंस्ट्रेंट से उस शैकल को ब्रेक फ्री करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की प्रबल शक्ति है। तो इसी तरह के केसेस को हम फील्ड रिपोर्ट्स लगवाने के बाद हमारे तहसीलदार, SDM या कंसर्न डिपार्टमेंट की रिपोर्ट लगवाने के बाद जब पुष्टि हो जाती है कि जेन्युइनली दे आर इन नीड ऑफ सम फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो उसके बाद हमारे पास राइफल क्लब एक कोष है जिससे उनकी जो हार्डशिप है उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, एलिविएट कर सकते हैं। देहरादून जनपद में संचालित निजी विद्यालयों के संबंध में CM हेल्पलाइन, टोल फ्री नंबर और विभिन्न माध्यमों से मिल रही शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला अधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर सुनवाई जारी है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में गठित समिति निजी स्कूलों में फीस की समीक्षा करते हुए शिकायतों का समाधान कर रही है। समीक्षा के बाद स्कूलों को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। स्कूल के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए आयोजित सुनवाई में विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधि और प्रबंधक शामिल हुए। जिन स्कूलों में शुल्क विवरण की जांच की गई, जिसमें एक स्कूल में शैक्षिक सत्र 2025-26 में मानक से अधिक फीस वृद्धि मिलने पर स्कूल संचालकों को फीस बढ़ोतरी अधिकतम 10% तक करने की सख्त हिदायत दी गई, जबकि अन्य 3 स्कूलों में फीस वृद्धि मानक के अनुरूप पाई गई। CM हेल्पलाइन के माध्यम से स्कॉलर्स होम स्कूल की मानक से अधिक फीस बढ़ाने की शिकायत मिली, जिस पर जांच करने से पता चला कि स्कूल ने इस बार मानक से अधिक 12% फीस वृद्धि की है। विद्यालय को फीस कम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि स्कूल फीस के लिए RTE एक्ट और प्रोविजन के अनुसार 3 वर्षों में अधिकतम 10% तक ही फीस बढ़ाई जा सकती है। साथ ही विद्यालयों को विद्यालय में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों की सूची और छात्रों की ड्रेस का प्रचार प्रसार करने और विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर उसकी सूची चस्पा करने और सर्कुलर जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।